नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 6 का पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हमने पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन के बारे में अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, रोकने के उपाय, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं वन प्रांतर, यानी वन प्रांतर क्या है। ये एक प्रथा है जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी क्या है, शामिल है। यानी हिंदू समवेत है, इन वनों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिनमें क्या है, वन एवं वन प्रांतर भी क्या है, शामिल है। साथियों, ये क्या है, प्रथा है भारत में, यानी विश्व में प्रचलित है, क्या है, प्रथा है, जिसमें वनों के कुछ हिस्सों को क्या नहीं किया जाता है, काटा नहीं जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर क्या माना जाता है, किसी देवता का निवास माना जाता है, यानी देवता का निवास स्थान माना जाता है, अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है, या फिर किसी पुण्य आत्मा का क्या माना जाता है, वास माना जाता है। इन पावन वन, यानी इन जो वन काटे नहीं जाते, किसी देवता या पुण्य आत्मा का वास माना जाता है, इनको क्या बोलते हैं, पावन वन या प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। हिंदू समवेत रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिसमें पेड़ और वन प्रांतर भी क्या है, शामिल है। अब हम आगे चर्चा करेंगे पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, यानी पर्यावरण के मसले पर भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसमें हम चर्चा करेंगे भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इसका क्या किया, समर्थन किया। यानी क्योटो प्रोटोकॉल है, उस पर भारत ने क्या किया, हस्ताक्षर कर इसका समर्थन किया। क्योटो प्रोटोकॉल पर 160 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, यानी उसमें एक क्या था, भारत भी था। अब हम आगे बात करते हैं चीन तथा भारत, यानी चीन तथा भारत के साथ अन्य विकासशील देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से क्या दी गई है, छूट दी गई है। यानी इनमें क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता थी। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बाध्यता थी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं, उन पर क्या लगा दी गई, रोक, यानी कुछ सीमा तक उन पर क्या लगाई गई, रोक, जिसमें भारत, चीन तथा विकासशील देश, इनके साथ जो विकास कर रहे देश हैं, उनको क्या दी गई, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में यानी कुछ सीमा तक क्या दी गई, छूट दी गई। क्योंकि औद्योगिकीकरण युग में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में इनका योगदान क्या था, नगण्य था। इनका योगदान क्या था, नगण्य, यानी उत्सर्जन करने में इनका योगदान एकदम क्या था, न के बराबर था, बहुत ही कम था। इसके बाद हम बात करते हैं जून 2005 में G8 देशों की बैठक हुई थी, जिसमें भारत अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी क्या हो रहा है, कम होता है, जबकि विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी अधिक मात्रा में होता है। भारत ने यह भी कहा कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में क्या है, कम है। विकसित देशों की तुलना में क्या है, कम है, यानी उत्सर्जन करने में योगदान सबसे ज्यादा किसका है, विकासशील देशों का है, जबकि विकसित देशों का सबसे अधिक योगदान है, विकासशील देशों का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे कम योगदान है। भारत ने यह भी कहा कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए, विकसित देशों की होनी चाहिए, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा गैसों का क्या किया है, उत्सर्जन किया है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं भारत ने राष्ट्रीय ऑटो नीति भी लागू की, यानी भारत ने कौन सी नीति लागू की, ऑटो नीति लागू की। इसके अंतर्गत वाहनों में स्वस्थ ईंधन का क्या करना है, प्रयोग होना चाहिए, यानी ऑटो ईंधन नीति लागू की गई। इसके अंतर्गत जो वाहनों में, स्वचालित वाहनों में जो ईंधन का प्रयोग हो रहा है, उसमें किसका प्रयोग होना चाहिए, स्वस्थ ईंधन का प्रयोग होना चाहिए, जिससे क्या हो, पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके बाद हम चर्चा करते हैं
2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। यानी भारत ने क्या किया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। इसमें ऊर्जा को सही से और जितनी ऊर्जा की जरूरत हो उतना ही क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया। यानी 2001 में क्या है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसमें ऊर्जा को सही, यानी ऊर्जा का क्या किया जाए? सही से इस्तेमाल किया जाए और जितनी ऊर्जा की जरूरत हो उतना ही क्या करे? इस्तेमाल करे। इस पर भी भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत ने 2003 के बिजली अधिनियम में नवीनकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। यानी जो ऊर्जा के पुनः उपयोग करने वाले जितने भी संसाधन है, नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, उनको क्या दिया? बढ़ावा दिया। इनमें वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। यानी नवीनकरणीय में वो सारी ऊर्जा सम्मिलित है जो क्या नहीं करती है? प्रदूषण नहीं करती है, तथा जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, जिसे पुनः तैयार किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये सभी क्या है? नवीनकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं COP23। COP23 क्या है? COP का मतलब क्या है? इसके बारे में हम जानते हैं। COP को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। यानी जितने भी राष्ट्र है उनका सम्मेलन होता है, उनको क्या किया जाता है? COP23 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP23 में भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बात को मजबूती के साथ रखा। यानी COP23 में भारत ने वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की बात है उसको क्या रखा? मजबूती के साथ रखा। तथा 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का क्या रखा? लक्ष्य रखा। यानी COP23 में भारत ने 33 से 35% कम करने का क्या रखा? लक्ष्य रखा है। यानी उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को कम करने का क्या रखा? लक्ष्य रखा। इसके बाद हम बात करते हैं, भारत ने 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। यानी पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद भारत का कहना है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वस्थ प्रौद्योगिकी मुहैया करवाई, यानी उपलब्ध करवाइए, ताकि विकासशील देश UNFCCC की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि 20 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर क्या किया? भारत ने हस्ताक्षर किया। भारत का इसमें कहना क्या था कि विकसित देश कौन से है? जैसे अमेरिका, जापान। विकासशील देश कौन से है? भारत, चीन जैसे विकासशील देश को वित्तीय संसाधन तथा स्वस्थ प्रौद्योगिकी यानी स्वस्थ ईंधन मुहैया करवाए, ताकि विकासशील देश UNFCCC की प्रतिबद्धताओं को क्या कर सके? पूरा कर सके। यानी UNFCCC ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनको पूरा किया जा सके। 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम क्या जानते हैं? पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी को बचाने के लिए इन्होंने एजेंडा 21 लागू किया, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी को बचाना हर हाल में जरूरी है, नहीं तो जलवायु परिवर्तन से बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी इस सम्मेलन में UNFCCC को दी गई। यानी पृथ्वी को बचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी है वो किसको दी गई? UNFCCC को दी गई। इसीलिए भारत ने इस बात पिछले यानी पेरिस जलवायु समझौते में इस बात का मुद्दा उठाया कि उनको क्या दी जाए? प्रतिबद्धताओं में छूट दी जाए, ताकि वो क्या कर सके? UNFCCC जो जलवायु परिवर्तन से दिक्कत हो जाएगी इसकी जिम्मेदारी UNFCCC को दी गई है ना, उसमें क्या कर सके? अपनी बात वो मजबूती के साथ रख सके। अब हम चर्चा करेंगे UNFCCC क्या है। यानी UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? स्थापना कब हुई? कितने सदस्य है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो बताते हैं UNFCCC का मतलब फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1992 में। UNFCCC की स्थापना कब की गई? 1992 में। यानी इसका गठन 1992 में। कुल सदस्य 198 देश। इसका उद्देश्य था पृथ्वी का तापमान है वो क्या है? 2 डिग्री से कम रखना। यानी पृथ्वी का तापमान
रियो सम्मेलन हुआ, उसमें पृथ्वी पे बढ़ रहे यानी तापमान के बारे में चर्चा की गई थी। इसकी जिम्मेदारी यूएनएफसीसी को दी गई। यूएनएफसीसी का उद्देश्य क्या था कि पृथ्वी का तापमान वो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो। इसके लिए यूएनएफसीसी हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान को कम किया जा सके, सूर्य से सीधे पड़ रहे पराबैंगनी किरणों से बचाव किया जा सके। यूएनएफसीसी के सदस्य देश हर वर्ष यानी सदस्य देशों की हर वर्ष बैठक बुलाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोप के नाम से जाना जाता है। साथियों, यदि हमारे द्वारा जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है या आपको समझ आ रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें तथा उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि कोई भी जानकारी जो भी क्लास यानी तुरंत क्लास अपलोड करते हैं उसका क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्लास क्या है, अपलोड हो गई है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ओके साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।